अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। आई एम ऋचा शर्मा और हम फिर मिल रहे हैं हमारे डेली करंट अफेयर सेशन में रोज की तरह दिन में 12 बजे। चलिए आज के हमें 19 जुलाई 2024 के न्यूज़ को डिस्कस करना है। तो हम सबसे पहले पंचांग की तिथि देखने से स्टार्ट करेंगे। आषाढ़ महीना चल रहा है, क्लोजर पे आने वाला है बिल्कुल। शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी हो चुकी है, यानी 13th डे इस पूरे फोर्टनाइट का आ चुका है। त्रयोदशी ये रही और बस अब चतुर्दशी और पूर्णिमा है और उसके बाद में श्रावण मास शुरू हो जाएगा, लेकिन देश के कुछ हिस्सों में श्रावण महीना ऑलरेडी लग चुका है। चलिए कल जो सेशन लिया था उसका क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर डिस्कस कर लेते हैं। वेयर इज एशियाज फर्स्ट CEPI प्री क्लिनिकल नेटवर्क फैसिलिटी लोकेटेड? कल हमने इस न्यूज़ को देखा था और इंपॉर्टेंट कैटेगरी में इस न्यूज़ को डाला था। आंसर क्या होगा? फरीदाबाद हरियाणा में एशिया की पहली CEPI की प्री क्लिनिकल नेटवर्क फैसिलिटी लोकेट की गई है, यानी स्टार्ट की गई है। ठीक है, अच्छा कुछ भी बात करें उससे पहले देखिए आज आपको parchamclasses.in ये जो वेबसाइट है parchamclasses.in, सो ये वेबसाइट आज आपको लाइव मिल जाएगी, यानी वापस से फंक्शनल हो जाएगी। अभी 2 दिन से ये मेंटेनेंस में हमने रखी हुई थी बिकॉज पूरा का पूरा लेआउट हम आपके लिए अपग्रेड कर रहे थे। सो आज शाम तक ये लाइव हो जाएगी और आप फिर से परचेजेस करना स्टार्ट कर पाएंगे। मीनवाइल अगर आपको 6 मंथली करंट अफेयर PDF या ये ई-बुक एक्सेस करने में प्रॉब्लम हो रही है, ऑब्वियसली आप वेबसाइट से नहीं ले पा रहे हो, तो आप परचम ऐप पे जा करके इसको ले सकते हो, वहाँ भी ये अवेलेबल है। ठीक है, और जो आज हम पढ़ेंगे नए बच्चों को मैं बता दूं उसका PDF कहाँ मिलेगा? परचम के टेलीग्राम चैनल से आप ले सकते हो। परचम के ऐप में फ्री मटेरियल सेक्शन में भी ये दिया जाता है PDF। ओके, सो हिंदी और इंग्लिश दोनों में इंडिविजुअल PDFs आपको मिल जाते हैं। स्टिल अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी डाउट आ रहा है, क्वेरी कंसर्न है, सो प्लीज़ डू नॉट हेजिटेट। ये हेल्पलाइन नंबर है 9929507407। इस पर व्हाट्सएप या कॉल आप कर सकते हो और टाइमिंग का बस ध्यान रखिएगा, मंडे टू सैटरडे 10 to 6 के बीच में ही आप कॉल करेंगे। अदरवाइज परचम ऐप पे चैट भी कर सकते हो, मेल भी लिख सकते हो parchamclasses06@gmail.com पे। टीम इज हैप्पी टू हेल्प यू प्रोवाइडेड यू रीच देम। ठीक है, चलिए तो सबसे पहली न्यूज़ की तरफ रुक करते हैं। पहले बुक्स एंड ऑथर्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। एक बुक रिलीज की गई है जो कि किन की स्पीचेस पे बेस्ड है? हमारी प्रेसिडेंट साहिबा की स्पीचेस पे बेस्ड है। बुक का नाम है विंग्स ऑफ आवर होप्स वॉल्यूम 1। विंग्स ऑफ आवर होप वॉल्यूम 1 किस चीज़ पे आधारित है? सो इट इज़ फीचरिंग अराउंड 75 सिग्निफिकेंट स्पीचेस जो कि प्रेसिडेंट मुर्मू जी ने अपने अभी तक के कार्यकाल में यानी फर्स्ट ईयर ऑफ आवर प्रेसिडेंसी में दी हैं। द बुक का नाम है विंग्स ऑफ आवर होप्स वॉल्यूम 1। ध्यान रखिएगा, विंग्स ऑफ आवर होप वॉल्यूम 1 प्रेसिडेंट मुर्मू की स्पीचेस का कंपाइलेशन है। किसने रिलीज किया है इसको? यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं हमारे शिवराज सिंह चौहान जी, उन्होंने इसको रिलीज किया है हिंदी और इंग्लिश दोनों में। साथ ही साथ 2 और किताबें रिलीज की गई हैं, उनका नाम क्या है? कहानी राष्ट्रपति भवन की एंड राष्ट्रपति भवन हेरिटेज मीट्स द प्रेजेंट, यानी पुरानी हेरिटेज आज से मिल रही है। सो विंग्स ऑफ आवर होप्स, विंग्स टू आवर होप्स वॉल्यूम 1 प्रेसिडेंट मुर्मू जी की सिलेक्टेड स्पीचेस का कंपाइलेशन है, राष्ट्रपति भवन में नई दिल्ली में लॉन्च किया गया। अगली किताब जिसके ऊपर चर्चा हम करेंगे एंड दैट इज पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी। ये किताब है पावर विद इन। किसने लिखी है? R बालासुब्रमण्यम जी ने लिखी है। R बालासुब्रमण्यम, ए बाला ओ बाला, हाँ बस वो सॉन्ग देख लीजिए, मोदी जी को डांस करते हुए देखोगे उस पर। नहीं तो आपके अंदर पावर होती है तभी तो आप ऐसा वाला डांस कर पाते हो, बाला वाला, है ना। सो पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी, ये लिखी है R बालासुब्रमण्यम जी ने और PM मोदी जी ने इसकी कॉपी पे अपने हस्ताक्षर यानी ऑटोग्राफ भी दिए हैं एंड ही हैज़ विश्ड हिम ऑल द बेस्ट, राइट। सो अभी तक की PM मोदी जी की जर्नी कैसी रही है लीडरशिप की फ्रॉम वेस्टर्न एंड इंडियन पर्सपेक्टिव, उस पर बातचीत की गई है। दूसरे लोग क्या सीख सकते हैं उनसे, इस पर बातचीत की गई है इस किताब के अंदर बाय डॉक्टर R बालासुब्रमण्यम। नेक्स्ट जो किताब है वो है बुक ऑन आदित्य नाथ्स गोल एंड एफर्ट्स टू मेक यूपी अ $1 ट्रिलियन इकोनॉमी लॉन्च। एक किताब है जिसके अंदर योगी आदित्यनाथ जी का जो एक विजन है कि उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है, उसकी थीम के ऊपर एक किताब लिखी गई है। बुक का नाम है $1 ट्रिलियन इकोनॉमी, योगी गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश ऑन द मूव। ये किताब इंग्लिश में भी लिखी गई है, हिंदी में भी लिखी गई है। हिंदी के अंदर इसका टाइटल है $1 ट्रिलियन इकोनॉमी, अब नहीं रुकेगा उत्तर प्रदेश, राइट। ये किताबें किसने लिखी हैं? हु हैज़ रिटन दीज बुक्स? सो द ऑथर इज डॉक्टर शीलवंत सिंह, शीलवंत सिंह जी।
ओके। सो शीलवंत सिंह जी ने लिखी है, यूपी को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए योगी गवर्नमेंट जो भी कर रही है उस थीम के ऊपर बेस्ड है दोनों किताबें, और रिलीज किया है इसको यूपी फिनेंस मिनिस्टर है सुरेश खन्ना जी, इन्होंने। इसी के साथ साथ एक और किताब योगी आदित्यनाथ के प्रेरक प्रसंग, ये भी रिलीज की गई। फाइन। सो बेसिकली सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने $1 ट्रिलियन इकोनॉमी उत्तर प्रदेश को बनाने का 5 साल का ये एक विजन ले रखा है। 2022 से 27 तक इसके ऊपर यूपी काम कर रहा है। गॉट इट। चलिए, किताबों का सिलसिला होता है खत्म। अब हम चलते हैं हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर की तरफ, और इन्होंने जन औषधि केंद्र इंटरनेशनल यानी बाहर किसी देश के अंदर पहली बार इंडिया ने ओपन किया है और इन्होंने इनॉग्रेट किया है। सो कहाँ हुआ है देखते हैं। जन औषधि केंद्र अंडर प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, और इसको इनॉग्रेट किया है पहला ओवरसीज जन औषधि केंद्र। कहाँ इनॉग्रेट किया गया? मॉरिशस के अंदर। मॉरिशस याद रखेंगे। मॉरिशस के अंदर भारत का पहला, इंडियाज फर्स्ट ओवरसीज जन औषधि केंद्र इनॉग्रेट किया है हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर जी द्वारा। और मॉरिशस के जो प्राइम मिनिस्टर हैं प्रविंद कुमार जगनॉथ, वो भी इसमें ऑब्वियसली प्रेजेंट थे। अब इससे होगा कि देखो, जन औषधि केंद्र क्या है? जो जेनेरिक मेडिसिन होती हैं वो, और जो हमारी आयुर्वेद से रिलेटेड या हमारी जो बिल्कुल मेड इन इंडिया मेडिसिन बोलिए, आयुर्वेदिक तो हम सच नहीं कहेंगे इसको, लेकिन जो भी मेड इन इंडिया जेनेरिक मेडिसिन हैं उनको कॉस्ट इफेक्टिव, कम दाम के अंदर बनने वाली भारत में जो दवाइयाँ हैं वो मॉरिशस में अब इस केंद्र में मिलेंगी और वहाँ के लोकल लोग इसका बेनिफिट ले सकते हैं। सो पब्लिक हेल्थ केयर में एनहांसमेंट होगा। एंड ये जो जन औषधि केंद्र है सेटअप किसके अंडर में किया गया है? प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स ने 2008 के अंदर शुरू की थी। राइट। सो जन औषधि क्या होती है? जो हर कोई यूज कर सकता हो, जेनेरिक मेडिसिन है, कॉस्ट इफेक्टिव मेडिसिन होती हैं जिनके ऊपर कोई बड़े बड़े ब्रांड्स का नाम नहीं होता है। वही सॉल्ट जो होता है 10 रुपए में मिलता है, उसी पे कोई बड़े ब्रांड का नाम लग जाता है तो वो 90-100 रुपए में भी मिलता है। सो ये जन औषधि केंद्र है। चलिए, मुझे मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स कौन हेड कर रहे हैं उनका नाम जल्दी से कॉमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिए। अगली खबर की तरफ चलेंगे। न्यूज़ आ रही है संसद से कि कांग्रेस ने अपॉइंट किया है गौरव गोगोई जी को एज डेप्यूटी लीडर ऑफ लोकसभा। लीडर ऑफ लोकसभा फ्रॉम द ऑपोजिशन कौन है? सो लीडर ऑफ ऑपोजिशन लोकसभा के राहुल गांधी हैं। ठीक है, उन्हीं के अंडर में कांग्रेस ने किसको अपॉइंट किया है डेप्यूटी लोकसभा लीडर के तौर पे? गौरव गोगोई को अपॉइंट किया है। हु इज दिस पर्सन? ही इज कोडिकुनिल सुरेश। ये चीफ विप के तौर पे लोकसभा में कांग्रेस की तरफ से अपॉइंट किए गए हैं। क्या होता है चीफ विप? देखिए, विप्स का मतलब होता है जब आप रिटन ऑर्डर्स निकालते हो ना, आपके जो भी पार्टी मेंबर्स हैं, आप उनको अगर रिटन ऑर्डर भेजते हो कि भाई आज आपको मौजूद रहना है, किसी तरह का कोई वोटिंग हो सकती है, कुछ हो सकता है, उसको विप कहा जाता है। व्हेन यू आर सेंडिंग रिटन ऑर्डर्स टू योर मेंबर्स टू बी प्रेजेंट इन द हाउस, राइट। अब वो सिंगल लाइन विप हो सकती है, डबल लाइन विप हो सकती है, ट्रिपल लाइन विप हो सकती है, डिपेंडिंग कि कितनी इंपॉर्टेंस की बातें चल रही हैं जिसके लिए आप उनकी मौजूदगी चाहते हो। अभी मैं समझाऊंगी। सो अभी तो वापस न्यूज़ पे आ जाइए। गौरव गोगोई रीअपॉइंटेड कांग्रेस डेप्यूटी लीडर इन लोकसभा। कांग्रेस लीडर इन लोकसभा राहुल गांधी, डेप्यूटी लीडर गौरव गोगोई। एंड कोडिकुनिल सुरेश जी को बनाया गया है चीफ विप, जिनका काम क्या है कि जो रिटन ऑर्डर्स हैं ये इशू करने का काम ये करेंगे। अच्छा, लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन राज्यसभा कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, जो कि पार्टी प्रेसिडेंट भी हैं कांग्रेस के। अब देखिए, विप के बारे में बता रही थी। वन लाइन विप क्या होता है? जब आप एक रिटन नोटिफिकेशन भेजते हो अपने पार्टी मेंबर को कि आना है, आज वोटिंग होने वाली है। अब आए नहीं आए बहुत ज़्यादा क्रिटिकल मैटर नहीं होता है। जब आप 2 लाइन विप भेजते हो, मतलब आज प्रेजेंट होना ही है वोट के दौरान। इसमें तो थोड़ा सा ऑप्शनल हो जाता है, यहाँ तो प्रेजेंट होना ही है। और तीसरा, ट्रिपल लाइन विप जब आप भेजते हो, मतलब कुछ क्रिटिकली इंपॉर्टेंट मुद्दा है, हो सकता है कॉन्फिडेंस, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास किया जा रहा है, हो सकता है किसी बिल के रिगार्डिंग वोटिंग होनी है, तो आज तो आप मिस आउट कर ही नहीं सकते। पार्टी के लिए अगर आप हो तो आपको अपनी प्रेजेंस दिखानी पड़ेगी। तो ये कितनी इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं उसके हिसाब से 1 लाइन, 2 लाइन और 3 लाइन विप्स रिलीज की जाती है, इशू की जाती है। और इनको इशू करने का काम कौन करते हैं? चीफ विप करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है। सुप्रीम कोर्ट फुल स्ट्रेंथ पे पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट की जो फुल स्ट्रेंथ है, जो 2019 के अंदर डिसाइड की गई थी, 34 जजेस इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया
पूरी स्ट्रेंथ होगी सुप्रीम कोर्ट की और उस पर वो फंक्शन करने चाहिए। अगर मैक्सिमम करना है तो 34 जजेस प्लस CJI। सो इस स्ट्रेंथ पे सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। और ये कैसे हुआ? क्योंकि 2 नए जजेस सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट किए गए हैं। ये तो चलो ठीक है। जो इंपॉर्टेंट बात यहाँ ध्यान रखने वाली है, पहली बार मणिपुर से कोई जज हैं जो सुप्रीम कोर्ट के जज बने हैं। ठीक है। सो N कोटेश्वर सिंह जी, जस्टिस N कोटेश्वर सिंह, नाम अच्छे से दिमाग में रख लीजिएगा। ही हैज़ बिकम द फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट जज फ्रॉम मणिपुर। मणिपुर से इनसे पहले अभी तक कोई भी सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं बने हैं और N कोटेश्वर सिंह जी पहली बार मणिपुर से सुप्रीम कोर्ट में रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। ये अभी कहाँ से चीफ जस्टिस थे और फिर आगे बढ़ करके अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जज बनाया गया इनको। तो ही वॉज सर्विंग एज द चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट, राइट, एंड ही इज बिकम द फर्स्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम मणिपुर। इनके साथ साथ एक और पर्सन जिनका अपॉइंटमेंट हुआ है R महादेवन जी, ये भी सुप्रीम कोर्ट के जज बनाए गए हैं और अभी सुप्रीम कोर्ट जज बनने से पहले ही वॉज वर्किंग एज एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ मद्रास हाई कोर्ट, राइट। सो N कोटेश्वर सिंह जी का नाम अच्छे से आप ध्यान रखेंगे। टोटल स्ट्रेंथ, फुल स्ट्रेंथ कितनी होगी सुप्रीम कोर्ट की? अगर हम आज के टाइम में बात करें 34 जजेस इंक्लूडिंग द CJI, यानी 33 जजेस प्लस CJI, 34 इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ सुप्रीम कोर्ट। कौन अपॉइंट करता है जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद CJI, चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ जी के कंसल्टेशन में मुर्मू जी ने इनका अपॉइंटमेंट किया। आर्टिकल 124 टू 147 पार्ट 5 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो सुप्रीम कोर्ट से डील करते हुए होते हैं। ओके, सो देखिए 2019 के अंदर डिसाइड किया गया कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ 34 रखी जाएगी। इससे पहले अगर आप देखोगे ना, जब शुरू हुआ था ये पूरा सिलसिला, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में क्या लिखा गया था कि चीफ जस्टिस और 7 प्यून जजेस यानी कि उनसे सबॉर्डिनेट जजेस, यानी टोटल 8 लोग सुप्रीम कोर्ट रन करेंगे। ओके, फिर ये रिवाइज किया गया बिकॉज ऑब्वियसली जिस जिस तरह की नीड आती गई, केसेस बढ़ते गए, इस तरह से इनके नंबर में रिवीजन किया गया। तो पहले 8 थे 1950 में मैक्सिमम स्ट्रेंथ, फिर 11 हुई, 14 हुई, 18 हुई, 26 हुई, 31 हुई और 2019 में 34 जजेस मैक्सिमम स्ट्रेंथ रहेगी सुप्रीम कोर्ट की, ये डिसाइड किया गया। ओके, अगली न्यूज़ की तरफ रुख करते हैं और अब हम चल रहे हैं CSIR। व्हाट इज द CSIR? सो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जो कि न्यू दिल्ली बेस्ड है। काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की डायरेक्टर जनरल N कलाईसेल्वी, याद है हमने पढ़ा था जब इनका अपॉइंटमेंट हुआ था कि पहली वुमन डायरेक्टर जनरल CSIR की बनी है ये कलाईसेल्वी जी, पहली वुमेन डायरेक्टर जनरल CSIR की। और अब इनको 2 साल का एक्सटेंशन दे दिया गया है। उनका टेन्योर खत्म हो रहा था, 2 ईयर का एक्सटेंशन मिल चुका है, राइट। CSIR इस्टेब्लिश हुआ था 1942 के अंदर। एक सैड डिमाइस है, पर्सन हैज़ पास्ड अवे, और ये व्यक्ति बहुत ही एमिनेंट रहे हैं कार्डियोलॉजी के क्षेत्र में, यानी कि हार्ट से रिलेटेड इन्होंने मेडिकल फील्ड में और टेक्नोलॉजी में काफ़ी कंट्रीब्यूशन किया है इंडिया के अंदर। पद्मश्री और पद्म भूषण से नवाजे गए हैं और अब इनका निधन हो चुका है। नाम क्या है इनका? इनका नाम है डॉक्टर MS वालियाथन जी, डॉक्टर MS वालियाथन जी, जो कि पहले वाइस चांसलर भी रह चुके हैं मणिपाल अकेडमी के और रिनोन कार्डियोलॉजिस्ट रह चुके हैं। नाउ ही इज़ नो मोर। मणिपाल अकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन MAHE, माहे, सो यहाँ के पहले वाइस चांसलर, देन फाउंडर रह चुके हैं ये श्री चित्र तिरुनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी के। कार्डियक सर्जरी और मेडिकल टेक्नोलॉजी में इन्होंने सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन दिया है, जैसे कि डिस्पोजेबल ब्लड पैकेट्स जो होते हैं जिनके अंदर आप ब्लड ले सकते हो और बाद में डिस्पोज कर सकते हो, वो भी इन्हीं का कंट्रीब्यूशन था। पद्मश्री 2002 में पद्म विभूषण, नॉट भूषण सॉरी, पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है 2005 में। विभूषण है, याद रखिएगा, पद्मश्री एंड पद्म विभूषण। पद्मश्री, पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण, ये 3 कैटेगरीज होती हैं। पद्मश्री और पद्म विभूषण से नवाजा जा चुका है इनको। साथ ही साथ लाइफ टाइम अचीवमेंट मिल चुका है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से। नॉट जस्ट दिस, डॉक्टर BC रॉय नेशनल अवार्ड जीत चुके हैं ये। शेवलियर ऑफ द ऑर्डर ऑफ पाम एकेडमिक्स फ्रॉम फ्रेंच गवर्नमेंट, बहुत सारे ऑनर्स से नवाजा जा चुका है नेशनल इंटरनेशनल डोमेन में। किनको? डॉक्टर MS वालियाथन जी को। कौन थे? कार्डियक सर्जन थे, मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए थे। अब हम चलते हैं थोड़ा फिनेंस और बैंकिंग के सेक्टर की तरफ मूव करते हैं, यहाँ से जुड़ी कुछ प्रमुख खबरें देखते हैं। सो यूनिफॉर्म IGST रेट, इंटीग्रेटेड GST,
गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स, आई मतलब इंटीग्रेटेड। सो यूनिफॉर्म यानी एक जैसा इंटीग्रेटेड जीएसटी रेट ऑफ 5% एयरक्राफ्ट पार्ट्स पे लगेगा। कब से? 15 जुलाई से चालू हो चुका है। सो IGST रेट कितना लगाया जाएगा? जो भी एयरक्राफ्ट पार्ट्स, आप कोई भी इंडिविजुअल पार्ट अगर आप इंपोर्ट करते हो, लाते हो, सो कितना जीएसटी IGST उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा? 5% का एप्लीकेबल होगा। पहले अलग अलग वेरिड रेट्स थे अलग अलग चीज़ों के ऊपर, अब इसको यूनिफॉर्म किया गया है। सो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है यूनिफॉर्म IGST रेट ऑफ 5% ऑन ऑल एयरक्राफ्ट एंड एयरक्राफ्ट इंजन पार्ट्स ऑल्सो। इंजन अगर आप यहाँ पे असेंबल कर रहे हो, उसके लिए पार्ट्स मंगाते हो, उस पर भी 5% का IGST लगेगा। और ये डिसीजन लेने से पहले रिकमेंडेशन आया था जब 53rd GST काउंसिल की मीटिंग हुई थी निर्मला सीतारमण जी की चेयरमैनशिप के अंडर में। सो उस टाइम भी ये रिकमेंडेशन आया था कि हम 5% टैक्स सारे पार्ट्स के ऊपर लगा दें। ओके, और इससे पहले क्या होता था? वेरिंग GST रेट्स होते थे, किसी पे 5, 12, 18, 28% का अलग अलग एयरक्राफ्ट कंपोनेंट के ऊपर, और उससे बहुत सारे चैलेंजेस आते थे। तो इसलिए अब यूनिफॉर्म IGST लगा दिया गया है 5% का, राइट। इससे डिस्पैरिटी यानी अलग अलग जगह अलग अलग रेट्स चल रहे हैं वो खत्म होंगे, टैक्स स्ट्रक्चर थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा, एंड ऑब्वियसली ज़्यादा लोग मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल सेक्टर जो है MRO सेक्टर, उसके अंदर और ज़्यादा पार्टीज विल बी कमिंग बिकॉज GST अब आपने सिंप्लीफाई कर दिया है, राइट। चलिए, IGST इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, ये इनडायरेक्ट टैक्स होता है। देखो GST भी इनडायरेक्ट टैक्स ही है ना, जो कि इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो होते हैं स्टेट में, उन पे एप्लीकेबल होता है। और कौन कलेक्ट करता है GST? सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, और उसके बाद में जो रेवेन्यू है सेंट्रल और स्टेट के बीच में शेयर किया जाता है। अगली खबर आ रही है SBI से। सो SBI ने एक नई FD स्कीम लॉन्च की है, नाम क्या है? अमृत वर्षा। अमृत वर्षा, मॉनसून सीजन है ना, तो बहुत सारे बैंक्स ने अभी FD के ऊपर रिवाइज्ड हायर रेट्स दिए हैं। जैसे आप येस बैंक की बात करो, BOB की बात करो, BOB में जैसे तिरंगा स्कीम चलती है, येस बैंक के अंदर अभी कोई मॉनसून ऑफर चल रहा है, अलग अलग बैंक्स अलग अलग स्कीम निकालते रहते हैं। सो अभी SBI ने अमृत वृष्टि, अमृत वर्षा नहीं है, वर्षा का एक और शब्द होता है वृष्टि, संस्कृत वर्ड है जहाँ तक मुझे पता है ना। सो अमृत वृष्टि नाम से 444 डेज की FD स्कीम स्टार्ट की है, जिसमें अप टू 7.75% के इंटरेस्ट रेट के साथ आप FD ओपन कर सकते हो। बेस रेट 7.25% पर एनम है, यानी आपने जितना भी रुपया डाला है, जैसे आपने 100 रुपये फॉर एग्जाम्पल डाले हैं, तो आपको 7.25% बढ़ करके वो रुपये मिलेंगे। लेकिन अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो एडिशनल 0.50% और आपको FD रेट में इंटरेस्ट में बढ़ोतरी मिलेगी, यानी 7.75% पर एनम का इंटरेस्ट आप ले सकते हो। और ये 15 जुलाई से चालू हुआ है ये वाली FD, और 31 मार्च 2025 तक आप इसमें इन्वेस्टमेंट FD के तौर पे अपनी सेविंग, नॉट इन्वेस्टमेंट, आप अपनी सेविंग यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है जी। चलिए, अब प्री मेच्योर विड्रॉल पे जैसे पेनल्टीज होती हैं वैसे हैं, लेकिन जो SBI का स्टाफ है या SBI के पेंशनर्स हैं वो प्री मेच्योर विड्रॉल कर सकते हैं और उनको कोई भी पेनल्टी नहीं देनी पड़ेगी। 444 डेज की FD स्कीम है अमृत वृष्टि SBI की। अगली न्यूज़ है, IMF ने प्रिडिक्ट किया है 7% ग्रोथ फॉर इंडिया इन फाइनेंशियल ईयर 24-25। अभी जो करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसमें इंडिया के लिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने क्या प्रिडिक्ट किया है, हमारा ग्रोथ रेट कितनी होगी? 7% से भारत की GDP ग्रो करेगी। IMF का ये रिवाइज्ड फोरकास्ट आया है। ओके, और इन्होंने 20 बेस पॉइंट जो है वो बढ़ा करके अब 7% पे बोला है कि नहीं इंडिया की जो GDP वो 7% से इस फाइनेंशियल ईयर में ग्रो करेगी। वर्ल्ड बैंक का अगर हम फोरकास्ट देखें, जो वर्ल्ड बैंक ने कहा था, तो उनका फोरकास्ट है हम 6.6% GDP ग्रोथ देखेंगे इस बार, और RBI ने भी अपना फोरकास्ट रिवाइज करके 7.2% किया है। सो RBI के हिसाब से हमारी GDP 7.2% ग्रो करेगी इस साल, वर्ल्ड बैंक के हिसाब से 6.6, और IMF ने अभी 7% का प्रेडिक्शन दिया है। फिर हम चलते हैं स्टेट न्यूज़ की तरफ। स्टेट न्यूज़ में महाराष्ट्र का रुख करते हैं। महाराष्ट्र के CM है एकनाथ शिंदे, है ना। उन्होंने अनाउंस किया है लाडका भाऊ जॉब ट्रेनिंग एंड स्टाइपेंड स्कीम। ध्यान है, थोड़े दिन पहले हमने पढ़ा था लाडकी बहन, है ना, लाड़की बहन ही तो था, यस। सो लाड़की बहन के बाद में अब लाड़का भाव यानी लाडला बेटा या भाई होता है मुंबई महाराष्ट्रियन भाषा में। सो जॉब ट्रेनिंग एंड स्टाइपेंड स्कीम है ये, और इसका नाम अभी टेंटेटिवली डिसाइड किया गया, अभी फाइनलाइज नहीं हुआ है, लाडका भाव। ओके, और अभी आषाढ़ी एकादशी पड़ी थी, याद है?
आज है आषाढ़ी त्रयोदशी, कल थी बारस, है ना, द्वादशी, उससे पहले एकादशी थी। आषाढ़ी एकादशी बहुत ऑस्पिशियस ओकेजन मानी जाती है और उसी टाइम पे ये अनाउंसमेंट मुंबई के सीएम ने, महाराष्ट्र के सीएम ने किया था। अच्छा, इस स्कीम के हिसाब से जो भी जॉब सीकर बॉयज़ होंगे जिन्होंने क्लास 12 पास कर ली है और अब वो ट्रेनिंग ले रहे हैं सरकार के अलग अलग ट्रेनिंग जो प्रोवाइड की जाती है, ऑन जॉब ट्रेनिंग, कि आप काम भी कर रहे हो साथ में ट्रेनिंग भी कर रहे हो, और आपने अगर 12th पास कर रखी है तो आपको 6,000 रुपये सालाना, अगर आप डिप्लोमा होल्डर हो और ऑन जॉब ट्रेनिंग कर रहे हो तो 8,000 रुपीज़ एवरी ईयर, एंड बैचलर डिग्री के साथ में अगर आप ऑन जॉब ट्रेनिंग कर रहे हो तो 10,000 रुपये पर एनम आपको प्रोवाइड किया जाएगा इस स्कीम के हिसाब से। आप जॉब सीकर हो तो आपको ट्रेन किया जाएगा, है ना, आपको जॉब चाहिए तो सबसे पहले आपकी ऑन जॉब ट्रेनिंग की जाएगी, उसके साथ साथ आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा, तो आपकी क्वालिफिकेशन के बेसिस पे स्टाइपेंड वेरी होगा, रेंजिंग फ्रॉम 6,000 टू 10,000 पर ईयर। और स्टाइपेंड जब गवर्नमेंट के ऑन जॉब ट्रेनिंग सेंटर्स हैं वहाँ पे जब आप ट्रेनिंग कर रहे होगे, काम सीख रहे होगे, तो ये दिया जाएगा, और उसके बाद आप नौकरी करने लायक बना दिए जाओगे। सो दिस वाज लाड़का भाऊ जॉब ट्रेनिंग एंड स्टाइपेंड स्कीम। किसने शुरू की है? महाराष्ट्र सरकार ने अनाउंस की है। अब ये देखो लाड़की बहन, हाँ लाड़की बहन, बहन नहीं बहन था वो, और लाड़का भाव, दोनों में क्या डिफरेंस है? लाड़की बहन के अंदर मेजरली क्या था कि आपको 1,500 रुपये पर मंथ, आप मैरिड हो, डिवोर्स हो, विडोड हो, डिजर्टेड हो, डेस्टिट्यूट हो, यानी कि बेसिकली फीमेल जो है, अगर आप सिंगल भी हो, अभी आपकी शादी नहीं हुई है, तो आपके घर से, पूरे घर से एक किसी सिंगल अनमैरिड, सिंगल इन द सेंस अनमैरिड नॉट सिंगल, अनमैरिड गर्ल को भी ये स्टाइपेंड दिया जाएगा। 1,500 रुपये एवरी मंथ लाड़की बहन योजना के तहत दिए जा रहे थे, और लाड़का भाव में 6,000 से लेके 10,000 पर ईयर स्टाइपेंड और ट्रेनिंग से रिलेटेड ये असिस्टेंस दी जाएगी। फिर हम चलते हैं बिहार की तरफ। सो BSPTCL क्या है? ये बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, इन्होंने जीता है स्कॉच गोल्ड अवार्ड। स्कॉच गोल्ड अवार्ड बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी ने जीता है। क्यों? क्योंकि एक प्रोजेक्ट का इन्होंने बहुत सक्सेसफुल अच्छे से इंप्लीमेंटेशन किया है। उस प्रोजेक्ट का नाम है समस्त प्रोजेक्ट। क्या प्रोजेक्ट है? समस्त प्रोजेक्ट। फुल फॉर्म क्या है? शेड्यूलिंग, अकाउंटिंग, मीटरिंग, सेटलमेंट ऑफ ट्रांजैक्शंस प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के तहत जो बिजली बनाई जाती है, पावर बनाई जाती है, वहाँ से लेकर के और पावर डिस्ट्रीब्यूटर्स तक पहुँचाने के लिए पूरा समस्त प्रोजेक्ट है कि आपके जो भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं वो कितने ट्रांसपेरेंट, ओपन रहे हैं, आपने स्मूथली बिजली बना करके आगे बेच दी है और सारे ट्रांजैक्शन नीट एंड क्लीन दिख गए हैं। ये समस्त प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव था और इसको सक्सेसफुली इंप्लीमेंट किया है बिहार पावर स्टेट पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ने। इसके चलते स्कॉच गोल्ड अवार्ड दिया है इनको। ठीक है, सीमलेस ट्रांजैक्शन ऑफ पावर फ्रॉम जनरेटिंग स्टेशंस टू डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। और बिहार पहला स्टेट है जिसने सक्सेसफुली सारे मॉड्यूल समस्त प्रोजेक्ट के इंप्लीमेंट कर लिए हैं। राइट, चलिए फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टेटमेंट दी है और कहीं ना कहीं इसका ताल्लुक, इसकी जो शुरुआत है कि सुप्रीम कोर्ट ने मुद्दे पे बात की ही क्यों, उसका ताल्लुक भी बिहार से ही है। पर चलिए देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की स्टेटमेंट क्या है। दैट स्टेट हैज नो पावर टू अमेंड शेड्यूल्ड कास्ट लिस्ट। स्टेट अपने लेवल पे शेड्यूल कास्ट की जो लिस्ट बनती है वो अमेंड नहीं कर सकते कि कोई भी कास्ट उसमें ऐड कर दो, कोई कास्ट उसमें से हटा दो। द स्टेट हैज़ नो पावर टू डू सो। अब ऐसा क्या मुद्दा था कि सुप्रीम कोर्ट ने ये स्टेटमेंट दिया? कोई केस चल रहा होगा। सो देखते हैं। स्टेट कैन नॉट टिंकर विथ, आप टेम्पर नहीं कर सकते हो, छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो, एडिशन डिलीशन नहीं कर सकते हो शेड्यूल कास्ट लिस्ट में, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। ठीक है, आर्टिकल 341 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत शेड्यूल कास्ट लिस्ट पब्लिश की जाती है। आर्टिकल 341। कोई भी इंक्लूजन यानी ऐड करना, एक्सक्लूजन यानी हटाना, ये किसी भी कास्ट का, रेस का, ट्राइब का, पार्ट ऑफ ग्रुप का आप नहीं कर सकते हो अनलेस पार्लियामेंट में लॉ पास किया गया हो। ठीक है, सो लॉ जब तक नहीं बनता, बिल पास करके लॉ नहीं बनता जब तक पार्लियामेंट में, तब तक आप ऐसा नहीं कर सकते हो। और ये मुद्दा क्यों छिड़ा? क्योंकि जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का, एक चैलेंज किया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विचार मंच पटना ने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विचार मंच पटना ने एक डिसीजन को या एक नोटिफिकेशन को चैलेंज किया था बिहार सरकार के, जो कि 2015 में नोटिफिकेशन इशू किया था बिहार गवर्नमेंट ने ऑन द बेसिस ऑफ अ रिकमेंडेशन ऑफ स्टेट बैकवर्ड कमीशन कि भाई जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास है तांती तांतवा की, उसको आप शेड्यूल्ड कास्ट ऑफ पान या सवासी के अंदर ऐड कर दीजिए। सो शेड्यूल कास्ट ऑफ पान सवासी, ये शेड्यूल कास्ट लिस्ट के अंदर ये शेड्यूल कास्ट थी, उसके अंदर आप तांती तांतवा, ये जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास है ना, इसको भी इसी शेड्यूल कास्ट के अंदर आप जोड़ दीजिए। ये रिकमेंडेशन आया था
स्टेट बैकवर्ड कमीशन का, और उसके बेसिस पे एक नोटिफिकेशन इशू कर दिया था बिहार गवर्नमेंट ने कि भाई हम ऐसा करेंगे। उसको चैलेंज किया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विचार मंच पटना ने, और वो केस जाकर के सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, और सुप्रीम कोर्ट ने अब ये डिसीजन दिया है कि नहीं, स्टेट के पास ये पावर ही नहीं है कि वो कुछ भी छेड़छाड़ इसके अंदर कर सके, राइट। सो अगर ये मर्जर हो जाता तो तांती तांतवा जो ये बैकवर्ड क्लास है इनको भी शेड्यूल कास्ट के बेनिफिट मिल रहे होते। तो ऐसा स्टेट अपने लेवल पे नहीं कर सकता है। देखिए आर्टिकल 341 का क्लॉज 1 क्या बोलता है कि प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद स्टेट गवर्नर, प्रेसिडेंट और स्टेट गवर्नर कंसल्ट करके एक पब्लिक नोटिफिकेशन में स्पेसिफाई करते हैं कि ये कास्ट है जो शेड्यूल कास्ट का हिस्सा बनाई जा रही हैं, ठीक है, और इनको इस पर्टिकुलर स्टेट या यूनियन टेरिटरी के केस में शेड्यूल कास्ट माना जाएगा। अब देखिए ये जरूर होता है कि एक कास्ट है वो किसी एक स्टेट में शेड्यूल कास्ट मानी जा रही है, दूसरे में नहीं मानी जा रही, तो डेफिनेटली शेड्यूल कास्ट का मुद्दा स्टेट से भी रिलेट करता है, लेकिन बदलाव आप नहीं कर सकते। जब शेड्यूल कास्ट की लिस्ट तैयार हो रही होती है तो जो प्रेसिडेंट हैं वो आपके स्टेट के गवर्नर के साथ कंसल्टेशन करके डिसाइड करेंगे कि कौन कौन सी कास्ट हैं जिनको हम शेड्यूल कास्ट के अंदर जगह देंगे, ठीक है। ये होने के बाद अब देखो क्लॉज 2 क्या बोलता है कि एनी अमेंडमेंट और ऑल्टरेशन, एक बार ये नोटिफाई कर दी गई, पब्लिक हो गई ये वाली लिस्ट, उसके बाद इन प्रेसिडेंट की लिस्ट जैसे ही आर्टिकल 341 क्लॉज 1 के तहत डिसाइड हो जाती है तो उसमें कोई भी बदलाव पार्लियामेंट्री लॉ ही कर सकती है, अलोन, नॉट बाय एनी नोटिफिकेशन। राज्य सरकार बोले मैंने नोटिफिकेशन डाल दिया कि आज से ये है ये नहीं है शेड्यूल कास्ट का हिस्सा, ऐसा नहीं हो सकता। इन फैक्ट नीदर द सेंट्रल गवर्नमेंट नॉर द प्रेसिडेंट कैन मेक एनी अमेंडमेंट इन क्लॉज 1, समझ रहे हैं। तो अब अगर बदलाव आएगा तो पार्लियामेंट में बकायदा लॉ ला करके ही लाया जा सकता है। प्रेसिडेंट खुद, सेंट्रल गवर्नमेंट खुद, स्टेट गवर्नमेंट खुद ये कुछ भी चेंज अब इस लिस्ट के अंदर नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, और आर्टिकल 341 आपको अच्छे से ध्यान रखना है जो शेड्यूल कास्ट से डील कर रहा है। चलिए अगली खबर की तरफ चलते हैं। इंडियन ऑयल हैज लॉन्च्ड हाई स्पीड कार रेसिंग फ्यूल, नाम है स्टॉर्म एक्स फ्यूल। किसने लॉन्च किया? इंडियन ऑयल ने किया, और ये कार स्पीडिंग कार रेसिंग होती है ना, उसमें यूज़ करने वाला ये फ्यूल है। और इंडियन ऑयल ने पार्टनर किया है मद्रास मोटर स्पोर्ट्स क्लब के साथ। स्टॉर्म एक्स फ्यूल को सप्लाई किया जाएगा इंडियन नेशनल रेसिंग चैंपियनशिप जब होगी उसके अंदर। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की बात करें तो 1964 में बनी थी इंडियन ऑयल कंपनी लिमिटेड और इंडियन रिफाइनरीज लिमिटेड, दोनों के मर्जर के बाद में। ये स्टैटिक पोर्शन हम देख रहे हैं। और इंडिया की हाईएस्ट रैंक एनर्जी पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। फॉर्च्यून 500 लिस्ट में 2023 में जगह इसने बनाई थी, 94th रैंक पे ये आई थी। स्टॉर्म एक्स इंडियन ऑयल। अगली खबर देखिएगा, गूगल ने लॉन्च किया है एक टूल जिससे कि इंडियन एग्रीकल्चरल मार्केट जो पूरा है, इंडियन एग्रीकल्चर जो है वो डेटा ड्रिवन हो सकता है। अभी तक हम जो मैपिंग करते हैं बड़ी बड़ी फील्ड की बड़े लेवल पे मैपिंग हो जाती है, गूगल पे आपको मैप्स वगैरह दिख जाते हैं। अब गूगल की एक बिजनेस मीटिंग हो रही थी, आप बोल दीजिए इस तरह से एक कॉन्क्लेव जैसा हो रहा था, गूगल IO कनेक्ट बेंगलुरु 2024, और उसके अंदर गूगल ने अनाउंस किया कि हम बहुत ही जल्दी लॉन्च करेंगे एग्रीकल्चरल लैंडस्केप अंडरस्टैंडिंग ALU रिसर्च API। ALU रिसर्च API हम लॉन्च करेंगे। इससे क्या होगा कि फार्मर की जो इंडिविजुअल फील्ड है ना, उनकी भी बाकायदा इमेजेस और उनसे रिलेटेड डेटा भी अवेलेबल हो पाएगा, और उसके बेसिस पे फार्मर्स अपने डिसीजन ले पाएंगे किस चीज़ को कैसे करना है। तो हमारी फार्मिंग सेक्टर में बहुत बड़ा बदलाव और इम्प्रूवमेंट देखा जा सकता है। फार्मर्स बहुत तरह के चैलेंजेस फेस करते हैं। देखो, सब्सिडीज़ कई बार मिलती हैं, कई बार नहीं मिलती, कैपिटल इन्वेस्टमेंट आ रहा है नहीं आ रहा है, क्रॉप की ईल्ड इंप्रूव नहीं हो पा रही, यानी पैदावार अच्छी नहीं हो पा रही है, मार्केट तक हम एक्सेस नहीं, हमारा जो खेत है वो बहुत दूर है, बाहर साधन नहीं है, एटसेट्रा। इस तरह की बहुत सारी समस्या होती हैं। तो अब ये जो ALU API है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रिमोट सेंसिंग, जिससे कि इमेजेस वगैरह कैप्चर होंगी, उसके थ्रू इंडिविजुअल फार्म फील्ड्स को मैप करेगा, ठीक है। और उससे पता चलेगा बिल्कुल ग्रेन्यूलर डिटेल्स, जैसे कि किस तरह का क्रॉप टाइप यहाँ पे उगना चाहिए, फील्ड का आपका साइज़ क्या है, पानी से कितनी दूरी है, तो ज़मीन में पानी कितना है कितना नहीं है, रोड से एटसेट्रा, मार्केट से कितना दूरी है। तो एक फार्मर को अपने फील्ड के बारे में एंड ऑन द होल एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर काफ़ी सारा डेटा शेयर होगा। जब तक आप किसी चीज़ को डेटा ड्रिवन नहीं बनाते हो तब तक बहुत अच्छे से इंप्रूवमेंट नहीं कर सकते। कहा जाता है ना कि अगर आपको देखना है, आपका पूरा दिन
और बेटर आप यूटिलाइज कैसे करो, तो सबसे पहले मैपिंग करो कि पूरे दिन आप कहाँ कहाँ क्या क्या टाइम डाल रहे हो, उसी के बाद तो इंप्रूवमेंट करोगे। तो पहले देखो आपका जो खेत है वो अभी किस पोजीशन में है, मार्केट से कितना दूर है, पानी से कितना दूर है, किस तरह की फसलें उग रही हैं, किस तरह की ज़मीन है, मिट्टी एक्सेट्रा, उसके बाद में आप उसको इम्प्रूव कर सकते हो। ठीक है जी। देन हम चलते हैं PGI-MER की तरफ। PGI-MER क्या है? ये एक मेडिकल इंस्टीट्यूशन है, कहाँ पे? चंडीगढ़ के अंदर। सो पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च PGI-MER चंडीगढ़ में है, और यहाँ भारत का पहला मेडिकल इंस्टीट्यूशनल म्यूजियम ओपन होने जा रहा है, सेटअप होने जा रहा है। मेडिकल इंस्टीट्यूशनल म्यूजियम यानी मेडिकल इंस्टीट्यूशन के अंदर म्यूजियम, जो कि हमारी पूरी मेडिकल हिस्ट्री के बारे में बातचीत करें, हमने किस तरह से क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूट किया है देश में, हमारे देश से दुनिया भर में क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन गया है, भारत की मेडिकल हिस्ट्री क्या रही है। और ये विजन आप अगर देखेंगे तो लेट सरदार प्रताप सिंह कैरोंजी, जो कि CM रह चुके हैं पंजाब के, और उन्हीं के साथ साथ जवाहरलाल नेहरू जी जब प्राइम मिनिस्टर थे, इनके समय से ये विजन चला आ रहा है कि भारत में इस तरह का एक मेडिकल इंस्टीट्यूशनल म्यूजियम होना चाहिए, और अब उसको साकार करने की तरफ कदम बढ़ाया जा रहा है। PGI-MER चंडीगढ़ के अंदर ये ओपन होगा। ठीक है, ये 1962 में इस्टेब्लिश किया गया था, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन 1967 के तहत, और ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर आता है ये इंस्टीट्यूशन PGI-MER, और यहीं पे भारत का पहला मेडिकल इंस्टीट्यूशनल म्यूजियम भी ओपन होगा। अगली खबर के लिए चलते हैं ध्रुव स्पेस की तरफ। स्पेस टेक्नोलॉजी, स्पेस क्षेत्र के अंदर हम चल रहे हैं। ध्रुव स्पेस को इन स्पेस का नॉड यानी अप्रूवल मिल चुका है ग्राउंड स्टेशन सर्विसेज सेटअप करने के लिए। क्या है ये न्यूज़, समझते हैं। ध्रुव स्पेस एक हैदराबाद बेस्ड स्टार्टअप है। ठीक है, मतलब स्टार्टअप तो हम नहीं बोलेंगे, अब तो बड़े लेवल पे कंपनी हो चुकी है, लेकिन हैदराबाद बेस्ड स्पेस इंजीनियरिंग सोल्यूशन प्रोवाइडर है ध्रुव स्पेस। ओके, इनको इन स्पेस का नॉड यानी अप्रूवल मिल गया है, आप ग्राउंड स्टेशन सर्विस सेटअप कर सकते हो। ग्राउंड स्टेशन एज अ सर्विस, GSAAS। इन स्पेस यानी इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, जो कि प्राइवेट प्लेयर्स को जोड़ने का काम करता है इसरो और उसके ऑपरेशंस के साथ में, तो उन्होंने ग्राउंड स्टेशन एज अ सर्विस GSAAS सेटअप करने का अप्रूवल ध्रुव स्पेस को दे दिया है। अब इससे होगा क्या कि जो भी स्पेस मिशंस होते हैं उनका कनेक्शन धरती से कैसे बनता है, इन ग्राउंड स्पेस स्टेशंस के थ्रू ही बनता है, ग्राउंड स्टेशंस के थ्रू। तो अब इससे होगा ये कि कमर्शियली सपोर्ट कर पाएंगे बहुत सारे स्पेस मिशंस को, ग्राउंड सपोर्ट मिलेगा, रियल टाइम सैटेलाइट कम्युनिकेशन बेटर होगा। जितने ग्राउंड स्टेशंस आपके अच्छे होंगे उतना बेटर आप कम्युनिकेट कर पाओगे सैटेलाइट से। तो अब GSAAS कौन सेटअप कर सकता है? ध्रुव स्पेस को ये अप्रूवल मिल चुका है। Then India hosts second Asia Pacific Aviation Conference. इंडिया होस्ट्स नहीं आएगा, इंडिया 2 होस्ट है। अभी तो कर्टन रेजर ही हुआ है। ठीक है, कर्टन रेजर हुआ सेकेंड एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस का, एविएशन सेक्टर से रिलेटेड, यानी उड्डयन जो क्षेत्र होता है जिसमें डोमेस्टिक फ्लाइट्स वगैरह आती हैं या फिर सिविल एविएशन आता है, डोमेस्टिक इंटरनेशनल। तो सेकेंड एशिया पैसिफिक, पूरे एशिया पैसिफिक का मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस थी, मिनिस्टर्स आए थे एविएशन सेक्टर के, और उनकी ये कॉन्फ्रेंस का कर्टन रेजर हुआ। जो एक्चुअल कॉन्फ्रेंस है वो सितंबर में होगी। ठीक है जी, फर्स्ट कॉन्फ्रेंस 2018 में बीजिंग में रखी गई थी। इस बार जब ये कॉन्फ्रेंस होगी, करीब 39 मेंबर स्टेट्स इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के हैं, वो एक्सपेक्टेड हैं कि आकर के इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो क्वेश्चन आपका ये बनेगा कि सेकेंड एशिया पैसिफिक एविएशन कॉन्फ्रेंस कौन सा देश होस्ट करने जा रहा है सितंबर में? तो आंसर होगा इंडिया होस्ट करने जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं थोड़ा इंटरनेशनल डोमेन की तरफ चलते हैं। HSBC ने अपॉइंट किया है जॉर्जेस एलहेड्री को CEO के तौर पे। HSBC जो कि बैंकिंग और फाइनेंशियल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है, लंदन इंग्लैंड बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, उसने अपने करंट चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर को अगला CEO डिक्लेयर कर दिया है, और नाम क्या है? जॉर्जेस एलहेड्री। और वो किसको रिप्लेस करेंगे? नियोल क्विन को रिप्लेस करेंगे। नॉयल क्विन, नॉट नियोल, नॉयल क्विन जो कि सितंबर के अंदर रिटायर होंगे, मतलब आउटगोइंग हैं, उनको ये रिप्लेस करेंगे जॉर्जेस एलहेड्री। ठीक है, अगली खबर के लिए चलते हैं श्रीलंका। और ये इतना कलरफुल क्या दिख रहा है? कोई त्यौहार चल रहा होगा, कोई फेस्टिवल चल रहा होगा, बिल्कुल। सो श्रीलंका ने सेलिब्रेट किया एनुअल कतारगामा एसला फेस्टिवल। कातरगामा या कातारगामा, जैसे भी आप इसको प्रोनाउंस करें। सो कातारगामा एसला फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? कातरगामा एसला फेस्टिवल श्रीलंका के अंदर मनाया जाता है, और महादेवला टेम्पल
ऑफ महादेवला, जो कि डेडिकेटेड है स्कंद भगवान, जो युद्ध के देवता माने जाते हैं स्कंद, उनको डेडिकेटेड है। और स्कंद जो देव हैं, ऐसा माना जाता है 6 हेड्स और 12 आर्म्स होते हैं उनके, और इनको बुद्धिस्ट भी पूजते हैं, इनको जो मुस्लिम्स हैं वो भी हज़रत खिज्र से कनेक्शन इनका मानते हैं। तो इनसे रिलेटेड एक बहुत बड़ा त्यौहार श्रीलंका के अंदर होता है। पिलग्रिम्स आते हैं जाफना से चल करके यहाँ तक, और कातरगामा एसला फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? श्रीलंका के अंदर। फिर हम चलते हैं नासा की तरफ। नासा का जो एक मिशन था, प्लान्ड था और बहुत टाइम से डिले हुए जा रहा था, अब वो फाइनली कॉल ऑफ ही कर दिया है नासा ने। नासाज वाइपर रोवर मिशन, वाइपर में आर रोवर है। सो मून के साउथ पोल के पास में पानी से रिलेटेड के वाटर है नहीं है, इन सब की खोज का एक मिशन था जो प्लान किया गया था, और नासा ने कैंसिल कर दिया है उसका मून वाइपर रोवर मिशन। क्यों? कॉस्ट ओवररन हो रही है, बहुत खर्चे आते जा रहे हैं और लॉन्च डिलेज हो रहे हैं, अब ये इसको कंटिन्यू नहीं करना चाह रहे हैं। सो वाइपर का मतलब था या फुल फॉर्म था वॉलेटाइल इन्वेस्टिगेटिंग पोलार एक्सप्लोरेशन रोवर। ये एक रोवर था, यानी सतह पे चलता ये मून की, और ये पता लगाता कि मून के साउथ पोल के पास पानी है नहीं है तो कितना है एट्सेट्रा। और ये वैसे लेट 2023 में लॉन्च होना था, फिर डिले हुआ, बहुत कॉस्ट इस पे आ चुकी है। और ये एक लैंडर पे एबोर्ड होकर के जाने वाला था, जो कि एस्ट्रोबायोटिक टेक्नोलॉजी कंपनी है, उन्होंने एक सैटेलाइट और लैंडर बनाया था, और उस लैंडर के अंदर ये रोवर भी जाता। अब वो जो कंपनी है वो अपना ग्रिफिन मून लैंडर तो भेजेगी अगले साल, उनका प्लान तो अभी तक इंटैक्ट है कि नेक्स्ट ईयर के एंड तक एस्ट्रोबायोटिक अपना ग्रिफिन लैंडर भेजेगी चांद के साउथ पोल पे, लेकिन अब उसके अंदर ये वाइपर रोवर नहीं जाएगा नासा का। ठीक है, सो दिस मिशन हैज बीन कॉल्ड ऑफ। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग न्यूज़ है जो नासा से आ रही है, बहुत ही अथरंगी सी न्यूज़ है। मिसी एलियट्स का द रेन सुपर डुपर फ्लाई, ये एक सॉन्ग है, ठीक है, हिप हॉप से रिलेटेड सॉन्ग है। और मिसी एलियट्स का द रेन ये वीनस पे नासा के द्वारा भेजा गया है। कैसे भेजा? हमने यहाँ से सिग्नल्स भेजे हैं इस सॉन्ग को प्ले करके, और करीब 14 मिनट समथिंग में वीनस तक इसके वो तरंगे पहुंच गई हैं। सो नासा ने बीम किया है द रेन सुपर डुपर फ्लाई हमारे प्लैनेटरी नेबर मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स है ना, तो वीनस अर्थ के पास है। यूनिक ब्लेंड हमने म्यूजिक और स्पेस टेक्नोलॉजी का किया है। ये ट्रांसमिशन कैसे हो पाए, इसकी जो फ्रीक्वेंसी थी सॉन्ग की वो हमने कैसे वहाँ भेजी? देखो, नासा का डीप स्पेस नेटवर्क है जिसमें बड़े बड़े रेडियो एंटीनाज हैं, और रेडियो टेक्नोलॉजी काम करती है इसी तरह से, रेडियो से प्रसारण होता है अलग अलग प्रोग्राम्स का, इसी तरह से हमने कर दिया, और इससे हम कमांड भेज सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं स्पेस से, सैटेलाइट से, तो उसी की मदद से हमने ये भेजा है। और इससे पहले भी एक बार हमने एक सॉन्ग ट्रांसमिट किया था, ये अभी तक का दूसरा सॉन्ग है जो नासा ने ट्रांसमिट किया है। इससे पहले हमने बीटल्स का अक्रॉस द यूनिवर्स ट्रांसमिट किया था। सो द रेन, मिसी एलियट का हिप हॉप और नासा दोनों के लिए एक कीर्तिमान बन गया है। वीनस के तरफ इसको ट्रांसमिट किया गया है, वहाँ अगर कोई रहता होगा तो डांस कर लिया होगा उन्होंने। दीपा मलिक हैज़ बीन अपॉइंटेड APC रिप्रेजेंटेटिव फॉर साउथ एशिया। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे नासा ने ऐसा क्यों किया, तो इसका कोई कारण नहीं है, कारण विशेष। कई बार जनता को सिर्फ थोड़ा अम्यूज़ करने के लिए, कई बार अपनी टेक्नोलॉजीज़ का प्रदर्शन करने के लिए कि देखिए हम वहाँ तक भी आपके सॉन्ग्स भेज सकते हैं। सो कोई ऐसा पर्टिकुलर रीज़न नहीं है। सो दीपा मलिक ने अपॉइंट किया गया है APC रिप्रेजेंटेटिव फॉर साउथ एशिया। APC यानी एशियन पैरालंपिक कमेटी का रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया है दीपा मलिक जी को फॉर साउथ एशिया। साउथ एशिया से एशियन पैरालंपिक कमेटी की रिप्रेजेंटेटिव बनी है दीपा मलिक जी। कौन है दीपा मलिक? सबसे पहली वुमेन पैरालंपिक मेडलिस्ट थी जो 2016 समर पैरालंपिक्स में भारत के लिए सिल्वर मेडल लाई थी, शॉटपुट, वो भारी सा गोला फेंका जाता है ना शॉटपुट में। फिर ICC ने ऑनर किया है 6 नेशंस को इन एसोसिएट क्रिकेट विद ICC डेवलपमेंट अवार्ड फॉर 2023। ICC ने ICC डेवलपमेंट अवार्ड 2023 6 देशों को दिया है ऑनर करने के लिए, क्योंकि उन्होंने क्रिकेट के क्षेत्र में क्रिकेट को और बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए हैं। तो कौन से वो 6 कंट्रीज़ हैं? पहला है मैक्सिको। मैक्सिको जो कि अपने फुटबॉल के जगत के लिए जाना जाता है, उसने क्रिकेट में भी एक्सेलेंस शो किया है, इसलिए अवार्ड मिला। उसके बाद ओमान, नेदरलैंड्स, UAE, नेपाल एंड स्कॉटलैंड। लास्ट ईयर 2023 में क्रिकेट को बढ़ावा दिया है इन 6 देशों ने, और इसलिए ICC डेवलपमेंट अवार्ड दिया गया, और इसकी शुरुआत 2002 से हुई थी, ये 2023 का दिया गया है। ठीक है, फिर हम आते हैं फाइनली श्रीलंका क्रिकेट सेट टू होस्ट ICC एनुअल कॉन्फ्रेंस फ्रॉम जुलाई 19 to 22। आज से
श्रीलंका क्रिकेट होस्ट करने जा रहा है आईसीसी एनुअल कॉन्फ्रेंस। और ये बड़ी बात क्यों है? क्योंकि पहली बार ये जो इवेंट है किसी एशियन रीजन में होस्ट हो रहा है। आईसीसी एनुअल कॉन्फ्रेंस पहली बार एशियन रीजन में हो रही है, और कहाँ हो रही है? श्रीलंका में हो रही है। थीम क्या रखी गई है? कैपिटलाइजिंग ऑन ओलंपिक अपॉर्चुनिटी। ओलंपिक अपॉर्चुनिटी। आईसीसी का थोड़ा स्टैटिक देखेंगे तो 1909 15 जून में फॉर्मेशन हुआ था। दुबई यूएई के अंदर हेडक्वार्टर्ड है। इसके चेयरमैन हैं ग्रेग बार्कले और 108 मेंबर्स आईसीसी के हैं करंटली। चलिए जी, तो आज का सेशन होता है यहीं पे। थियरी पोर्शन, अंडरस्टैंडिंग पोर्शन खत्म। अब कितना समझे हो, कितना याद कर पाए हो, उसका जल्दी से हम रिवीजन ले लेते हैं। और जिन बच्चों को बिल्कुल आइडिया नहीं है कि मैम एसएससी या किसी भी वनडे एग्जामिनेशन के लिए जनरल अवेयरनेस यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, स्टैटिक जीके कहाँ से पढ़ें, तो आप ये कोर्स चेकआउट कर सकते हैं परचम ऐप के ऊपर जा करके। आपको पूरा थ्योरी कंटेंट भी मिल जाएगा, रिकॉर्डेड लेक्चर स्पेशली रिकॉर्डेड फॉर यू, उसके अलावा पीवाईक्यूज, मॉक टेस्ट और डाउनलोडेबल पीडीएफ सब मिल जाएगा। और ये भी चेकआउट कीजिएगा एसएससी टेस्ट सीरीज, जो खास तौर पे रिसेंटली बनाई गई है एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रखते हुए। एसएससी टियर 2 के स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन तक आपको इसमें मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की तरफ रुक करेंगे। पहला क्वेश्चन आ रहा है, आंसर करना शुरू कीजिए। विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली रिसीव्ड स्कॉच गोल्ड अवार्ड फॉर सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ समस्त प्रोजेक्ट? समस्त प्रोजेक्ट का सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन करने की वजह से कौन सी संस्था है जिसको स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? बिहार की थी, बिहार की पावर से रिलेटेड कुछ थी, बिल्कुल सही है। सो आंसर हो जाएगा बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड। नेक्स्ट, द बुक विंग्स to Our Hopes Volume 1 is a compilation of what? Wings to Our Hope Volume 1 ये जो किताब है किस चीज़ का कंपाइलेशन है? क्या था? प्रेसिडेंट मुर्मू जी की जो स्पीचेस थी, सिलेक्टेड स्पीचेस, उनका था। तो ये देखिए, सिग्निफिकेंट स्पीचेस फ्रॉम प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। Which company partnered with Madras Motorsports Club to supply Storm X फॉर इंडियन नेवी रेसिंग चैंपियनशिप? सीधा सीधा सा सवाल है, स्टॉर्म एक्स कौन सी कंपनी ने बनाया है? ये स्पीड रेसिंग फ्यूल है, तो इस कंपनी ने मद्रास मोटर स्पोर्ट्स क्लब के साथ में भी पार्टनर किया है ताकि इंडियन नेशनल रेसिंग चैंपियनशिप को फ्यूल दे सके। कौन सी कंपनी है भाई, किसने बनाया स्टॉर्म एक्स? आंसर क्या है? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। Recently, what IGST rate did government announce on aircraft and aircraft engine parts? अभी हमने देखा इंटीग्रेटेड जीएसटी रेट अनाउंस किया गया है। कोई भी एयरक्राफ्ट के पार्ट्स या इंजन के पार्ट्स इंपोर्ट होंगे तो उस पर ये IGST रेट लगेगा। कितना है भाई? यूनिफॉर्म 5% रेट अक्रॉस ऑल स्टेट्स, दिस विल बी राइट। देखो, IGST डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर को एग्जेम्प्ट किया है क्या? नहीं। 18% से 5% किया है क्या IGST रेट? नहीं, पहले तो अलग अलग था, 5, 18, 28, पता नहीं कितना कितना, ये भी नहीं, और 10% भी नहीं। सो 5% IGST। वेयर इज कतार गामा एसला फेस्टिवल सेलिब्रेटेड एनुअली? कतार गामा, कातर गामा, जैसे भी प्रोनाउंस करें, हाँ। तो ये फेस्टिवल कहाँ एनुअली सेलिब्रेट किया जाता है? आंसर होगा हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका। श्रीलंका, ओके। And this is your question of the day. Where did S. Jaishankar inaugurate India's first overseas जन औषधि केंद्र? इंडिया का पहला ओवरसीज जन औषधि केंद्र हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर जी ने कौन से देश में इनॉग्रेट किया? जल्दी से अपना आंसर लिख के बताएंगे। और ये हो गया आज का सेशन खत्म। सब कुछ समझ में आ गया हो तो डू लेट मी नो विद अ थम्स अप, और नहीं आया हो, कोई डाउट, क्वेरी, कंसर्न हो तो लिख दीजिएगा। ठीक है जी, जल्दी ही मिलेंगे, तब तक टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।